हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को आज जो है बताना चाहता हूं कि आज आप लोगों को हम यहां पर फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से न्यूमेरिकल्स और थ्योरी पोर्शन काफ़ी आता है, मतलब न्यूमेरिकल तो पक्का है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को इसके सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ये अगर आप क्लास 12th के लिए पढ़ना चाहते हो, वहां पे पीसीएम या पीसीबी लेना चाहते हो, तो वहां पर भी ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां से, हालांकि आप लोगों ने इससे पहले भी क्लास 8th में और 7th में भी लाइट चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो काफी कुछ आप लोगों को पता है, ये मैं उम्मीद करता हूं। और अगर नहीं भी पता है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लाइट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो यकीन मानिए आप पूरा वीडियो देखिए, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग पिक्चर्स के साथ आप लोगों को यहां पर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा, तो पूरा चैप्टर अच्छे से देखिए विद न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले वगैरह एकदम। इसके बाद कोई डाउट आपके मन में लाइट को लेकर के नहीं रह जाएगा। तो आप लोग पूरा जो है चैप्टर, पूरा वीडियो यहां पर देखिए, आप लोगों को लाइट से रिलेटेड कोई भी, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यही 1 से 1.5 घंटे या सवा घंटे का ये लेक्चर रहेगा। तो पूरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। लाइक नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लाइट, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली हम लोगों को 2 टॉपिक कंप्लीट करने रहेंगे लाइट में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो पहले मैं ओवरव्यू में आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है, या फिर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है। जिस बच्चे को भी पता है हमें कमेंट करके बताइए कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जिसको भी आ रहा है प्लीज वीडियो को रोक करके कमेंट करके हमें बताएं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन को, ठीक है। तो यहां पर हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे लाइट, व्हाट इज अ लाइट। तो आप, हम सभी कोई भी चीज अगर देख पा रहे हैं तो ये किसकी वजह से है, लाइट है, ठीक। अगर आप अपने कमरे की लाइट बंद कर दो जहां पर बैठ करके आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और वहां पर किसी भी तरह से कोई भी लाइट ना आ रही हो, तो क्या आप कमरे में बैठे कोई भी चीज देख पाओगे। एज्यूम करिए, और ऐसा आप करके 1 मिनट के लिए जरा देखिए, सारी कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, और क्या आप अपनी कॉपी या बुक पे लिखे हुए वर्ड्स को या कोई भी चीज आप कमरे में देख पा रहे हो, नहीं देख पाओगे, है ना। तो लाइट क्या है, एक्चुअली एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक, एक टाइप की जो एनर्जी है जो हमें चीजों को विजुअलाइज कराती है, दिखाती है, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है, व्हाट इज द लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन, जो कि हमें ये दिखाती है चीजों को। कैसे हम चीजों को देख पाते हैं, कैसे आप फोन को देख पा रहे हो, तो फोन में से जो लाइट आ रही है वो आपकी आंख में पड़ रही है, ठीक है। तो वो तब जाकर के आप उस चीज को देख पा रहे हो कि सामने आपके फोन रखा हुआ है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी चीज है, ठीक है, हम कब देख पाते हैं, तो हम तब देख पाते हैं जब लाइट का सोर्स आपके कमरे में, आपका बल्ब लगा होगा, ठीक है, वो उस बल्ब से वो लाइट आ रही है, आपकी बुक के ऊपर पड़ रही है, और उस बुक से लाइट आपकी आंख में आ रही है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि सामने बुक रखी हुई है। तो तब जाकर के हम चीजों को देख पाते हैं जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहां पर लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए लाइट को समझते हैं। पहले लाइट है क्या एक्चुअली। तो हमने बताया कि लाइट क्या एक टाइप की एनर्जी है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव करती है और हमें चीजों को दिखाती है। अच्छा, लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे चल करके आप लोग पढ़ोगे क्लास 12th में कि लाइट के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि न्यूटन्स ने कहा कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। ये आप आगे चल करके क्लास 12th में देखोगे। और हाइजेंस ने कहा कि लाइट जो है एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो भैया अगर सभी लोगों ने कहा कि, न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है एक स्ट्रेट फॉर्म में ट्रैवल करती है, एक पार्टिकल नेचर होता है लाइट के पास, और हाइजेंस ने कहा कि लाइट एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, उसके पास वेव नेचर है, तो भैया लोग कंफ्यूज हो गए कि लाइट के पास एक्चुअली में कौन सा नेचर है, ठीक है। अब अगर मान लो हम मान लिए हैं कि लाइट के पास वेव नेचर है, तो हमें यह पता है कि वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है,
चलो ठीक है, मान लिया हमने वेव है, लेकिन मीडियम कहां से है भाई? लाइट तो हमारा स्पेस से आ रही है, और स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं होता है, तो फिर लाइट ट्रेवल करके यहां तक पहुंचती कैसे है? उसके बाद एक और साइंटिस्ट का जन्म होता है, वो है मैक्सवेल। क्रिकेट वाले मैक्सवेल नहीं, साइंटिस्ट मैक्सवेल। उन्होंने कहा लाइट जो है वेव के फॉर्म में तो ट्रेवल करते हैं, लेकिन वो वेव कौन सी है? वो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आई? तो हमारी जो लाइट है उसका नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया ना? अगर मान लो अगर हाइजेंस ने कहा था कि लाइट जो है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उनसे पूछा गया भैया तो वेव को ट्रेवल करने की चाहिए मीडियम, और मीडियम कहां है? स्पेस में मीडियम कहां है? वो इस चीज को नहीं बता पाए, उनकी थ्योरी फेल हुई। पर मैक्सवेल आए इनके बाद, हाइजेंस के बाद, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, लेकिन वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, नॉर्मल वेव नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया? अच्छा, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है एक स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट फॉर्म में, एकदम सीधे जाती है। आप लाइट के सामने जाओ, ठीक, ऐसे हाथ लगाओ बल्ब के पीछे, आगे सामने से है, ठीक, तो आप देखोगे पीछे एक शैडो बन जाती है। शैडो क्यों बन गई? क्योंकि लाइट ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है सामने से, ऐसे यहां पे टकराई और बाउंस बैक हो गई, तो इसके पीछे कैसा हो गया? शैडो बन गया। तो हम लोग की शैडो क्यों बनती है? क्योंकि सामने से लाइट आ रही होती है, ऐसे टकरा करके सामने से ऐसे निकल जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। भाई पीछे क्या हो गया? शैडो बन गया। ठीक, अगर मान लो लाइट जो है स्ट्रेट ना ट्रेवल करती, तो हम ऐसे हाथ लगाते, लाइट ऐसे बेंड होकर के निकल जाती, तो शैडो बनती ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो लाइट, इससे क्या पता चलता है? लाइट एक स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल करती, एकदम सीधे जाती है। ठीक है, लाइट हैज ए डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। सही बात है, लाइट के पास दोनों ही नेचर पाए गए। भाई न्यूटन ने कहा कि लाइट एक स्ट्रेट यानी एक पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करती है। हाइजेंस ने कहा लाइट एक वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो क्या दोनों की बातें गलत थी? नहीं, दोनों ही सही थे। भाई लाइट के पास दोनों ही नेचर हैं, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। दोनों ने बाकायदा सिद्ध भी किया, इस चीज को प्रूफ किया, तब से माना गया कि लाइट के पास डुअल नेचर है। कितना है? डुअल नेचर है। ठीक, कौन कौन सा? एक तो वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। ठीक है, एक तो हो गया वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। ये दोनों ही नेचर किसके पास है? लाइट के पास है। ठीक है, लाइट कास्ट शैडो। लाइट क्या करती है? शेडो बनाती है। लाइट क्या करती है? शेडो बनाती है। ये भी सही बात है। अच्छा, लाइट की स्पीड जो मैक्सिमम है वो कहां होती है? वैक्यूम में होती है। लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहां होती है? वैक्यूम में है। और वो लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं? कितनी लाइट की स्पीड है? लाइट की वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इतनी लाइट की स्पीड है। चलो बढ़िया, आप लोगों ने नोट कर लिया फटाफट। चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लाइट के पास हमने बताया कि जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है। ठीक है, तो देखो लाइट किसी, अगर हम, वो डिपेंड करता है हमारा सरफेस कैसा है भैया। ठीक है, वो बताया कि लाइट किसी सरफेस के ऊपर अगर फॉल करती है तो क्या होता है? दोनों हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। हम अभी आगे चल करके पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन कब हो सकता है और रिफ्रैक्शन कब हो सकता है। फिलहाल अगर लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल होती है तो दो चीजें हो सकती हैं, या रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन कब होगा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर रिफ्लेक्शन कब होगा, तो देखो अगर, हाँ अगर क्या होता है, चलो हाँ ठीक, अब देखो यहां पर क्या होता है, ये सामने बंदा खड़ा हुआ है इसके। ठीक है, ये सामने बंदा खड़ा हुआ है, मतलब बंदा है कि बंदी है पता नहीं। हाँ चलो देखो, इसको अभी तो यही बोलेंगे है ना। तो यहां से क्या हो रहा है, इसको कब ये चीजें दिखाई दे रही हैं, ये बंदा सामने खड़ा हुआ है। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है,
ये सामने से लाइट आ रही है, इसकी आंख में जा रही है, यहां से बाउंस बैक होकर के, ठीक है। अब इसकी आंख में जब जा रहा है तो इसको चीजें दिखाई दे रही हैं, सामने ये चीज है। अब ये लाइट बाउंस बैक कहां से हुई है, ये बाउंस बैक कहां से हुई है, तो इस मिरर से हो रही है ना, इस मिरर से बाउंस बैक हुई है लाइट। तो जब भी लाइट किसी सरफेस से बाउंस बैक हो रही हो, सामने आ रही हो टकरा करके, है ना, तो इस फिनोमिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, सामने एक ऐसा सरफेस हो जहां से लाइट जाए, टकरा के वापस आ जाए, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कब होता है, जब सेम मीडियम में लाइट ट्रेवल करके किसी सरफेस से स्ट्राइक होकर के बाउंस बैक हो जाए, ठीक है। किसी स्मूथ सरफेस से लाइट आकर के सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, तो इस फेनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आइए समझते हैं। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। तो देखो मिरर से जब लाइट वापस आई है ना, मिरर से बाउंस बैक, मान लो इधर कोई सोर्स रहा होगा, अरे रुक जाओ भाई, हाँ, मान लो यहां पर कोई सोर्स रहा होगा, ठीक है, ठीक, यहां पे कोई सोर्स रहा है, मान लो बल्ब लग रहा है, लाइट आई होगी, इसके इससे सरफेस पे पड़ी, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस बैक होकर के यहां से इसके आंख में गई, तो भैया इसको दिखाई दे रहा है सामने से। तो इसका मतलब यह है लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे आई और टकरा करके इधर निकल गई, है ना, इसकी आंख में गई, और इसे सामने तब दिखाई दिया कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूं। तो इसके सामने कौन सा सरफेस था, मिरर, है ना। तो मिरर से लाइट बाउंस बैक हुई है। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या चाहिए, लाइट का बाउंस बैक होना चाहिए, ठीक है। किसी सरफेस से जब लाइट पड़े और उस सरफेस से लाइट बाउंस बैक हो जाए, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी चीज को हम डायग्राम से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो लाइट है, यहां पे कोई मान लो सोर्स है, सोर्स कैसा है, तो वो कोई भी सोर्स हो सकता है, हम लोग यहां पे सूरज को मान लेते हैं, है ना, सन है, यस, ये हो गया सन। अब यहां से ये लाइट आ रही है, इस जो लाइट आती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। आप लोग टेक्निकल वर्ड भी समझिए, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये है इंसिडेंट रे। तो जो लाइट आ रही होती है, अरे यार क्या, हाँ, जो लाइट आ रही होती है इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ठीक, ये इंसिडेंट रे आ रही है। अब देखो यहां पर एक सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस है। अब ऊपर वाला जो सरफेस है ये कैसा है, स्मूथ सरफेस है, कैसा है, स्मूथ सरफेस है। नीचे देखो पॉलिश्ड किया गया है, नीचे कैसा है, पॉलिश्ड है। तो लाइट दूसरी साइड जा नहीं सकती। जो घर में आपके मिरर लगा है, हाँ, कब देख पाते हो, खिड़की में जो शीशा लगा उसमें क्यों नहीं देख पाते हो अपनी शकल, तो पता है उसके तो लाइट इधर से आई उधर निकल गई, है ना, रिफ्लेक्ट होती ही नहीं है। लेकिन जो घर में मिरर लगा है, जिसमें आप शीशा देखते हो, जिसमें आप अपना शकल देखते हो, उसमें क्या होता है, उसमें पीछे पॉलिश किया हुआ होता है। कभी टूटे तो देखना, तोड़ना नहीं, घर वाला नहीं तो बहुत मारे जाओगे, है ना। तो कभी टूटे शीशा जो जिसमें आप फेस देखते हो, उसके पीछे देखना एक पॉलिश लगी होती है, ठीक है। तो वही ये पॉलिश लगी है। अब लाइट इसके पीछे जा नहीं सकती, लाइट आई, अब इसके पीछे जा नहीं सकती, तो वापस हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये लाइट आई इंसिडेंट रे, और यहां पर इस स्मूथ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया, स्ट्राइक होकर के इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। ये सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये मिरर है, मिरर के ऊपर ये हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक। अब देखो एंगल जो हमेशा बनता है ना, तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहां से क्या होगी, लाइट जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से बाउंस बैक हो जाएगी। मान लो ये 30 डिग्री का एंगल अगर यहां पे बना है, तो ये 30 डिग्री के एंगल से ही वापस चली जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड। और ये जो एंगल बनेगा
इसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। बहुत बढ़िया। इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो भैया टर्म्स भी याद रखिएगा। इंसिडेंट रे क्या होती है? जब किसी सोर्स से लाइट आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस पे जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? जो बाउंस बैक लाइट जाती है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। आई होप सब क्लियर होगा, है ना? बात समझ में आई? ठीक है। और एंगल जो हमेशा बनता है, इंसिडेंट एंगल बनेगा, वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बनता है। कभी भी यहां से मेजर मत कर लेना, गलत हो जाएगा। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। यहां से सरफेस से कभी एंगल मेजर नहीं किया जाता है। हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, हमेशा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल लिया जाता है। कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा। चलो बढ़िया। तो यहां पर हमने बताया था, इसको याद कर लेना। ये टर्म्स काम आएंगे आप लोगों के। तो इंसिडेंट रे क्या होती है? तो कह रहा है कि रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। जो किसी मिरर के ऊपर लाइट फॉल होती है उस रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो हमने बताया था जिस पॉइंट पर आकर के लाइट टकराती है मिरर के, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है किस पर? सरफेस के ऊपर, यानी मिरर के ऊपर जो पॉइंट हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। ओके, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बताया था। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बताया था, ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? जो बाउंस बैक होती है, जो रिटर्न होती है, ठीक, सेम मीडियम में ही जो रिटर्न हो जाती है लाइट, उस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है, उस एंगल को हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, देखो सामने लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो, चेक करो, यहां पर देखो क्या दिया हुआ है। हम लोग यहां पर देख रहे हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? ये पूछ लिया जाता है कभी। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअली क्या होता है? तो जब इंसिडेंट रे आकर के, ठीक है, किसी स्मूथ सरफेस पे टकराती है, ठीक है, और बाउंस बैक हो जाती है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को ही हम लोग लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहां पर क्या होता है? जो एंगल, ये जो इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। चेक करो क्या होता है? एंगल आई जो है वो किसके बराबर है? एंगल आर के। ठीक, ये फर्स्ट लॉ हो जाता है। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। मान लो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, राइट? ये होता ही है। अब दूसरा लॉ क्या है? तो कह रहा था इंसिडेंट रे, यानी ये वाली रे, ठीक, द इंसिडेंट रे, ये, और कह रहा है एंड द रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये वाली रे, एंड नॉर्मल, यानी ये, एट द ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन। ये भैया एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। मान लो ये जैसे प्लेन है, ठीक, इंसिडेंट रे इधर से आई और इधर निकल गई, यहां बीच में क्या है? नॉर्मल है। तो ये सब इसी सरफेस के ऊपर हो रहा है ना, इसी सरफेस के ऊपर हो रहा है ना, तो इसीलिए बोला जाता है ये तीनों ही कहां होते हैं? एक ही सेम प्लेन पर ही होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सेकंड लॉ हो गया ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रहेगा आप लोगों को? बिल्कुल। चलो इसको देखो, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर की, है ना? तो टाइप्स ऑफ मिरर में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो दो टाइप के मिरर होते हैं। ये एक आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिसको पता है कमेंट करके जरूर बताओ, कि जिसमें जो आप लोगों के घर में लगा होता है अलमारी वगैरह में, जिसमें आप अपना फेस देखते हो, वो कौन सा मिरर होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, एक प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चल करके देखने वाले हैं प्लेन मिरर कैसा होता है। तो हमने बताया ना, घर में जो आप लोग के लगा हुआ मिरर है, एक्चुअली वही प्लेन मिरर होता है। अब कैसे पहचानोगे कि वो कोई प्लेन मिरर है? ठीक है, तो देखो आपके घर में जो लगा हुआ है, ठीक, वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। मतलब प्लेन ही मिरर जनरली लगा होता है, जिसमें आप लोग अपना फेस देखते हो। अब इसको कैसे पहचानना है कि हम जो देख रहे हैं वो प्लेन मिरर है कि कौन सा मिरर है? तो देखो, अगर आप, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ प्लेन देन द मिरर इज प्लेन,
है ना। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन हो रहा है, ठीक है, तो वो प्लेन मिरर ही है। मान लो ये सामने व्यक्ति भाई साहब खड़े हुए हैं और इन भाई साहब की हाइट जो है एक्चुअली वही सेम मिरर के सामने है, ठीक है, तो सेम हाइट की इमेज ही बनती है, ठीक है, तो वो प्लेन मिरर ही होता है, प्लेन मिरर में ही सेम हाइट की इमेज बनती है। अब ये भाई साहब ने इधर राइट हैंड कर रखा है, बट सामने से इनको कैसा दिख रहा है, लेफ्ट हैंड, तो भैया ये भी एक पहचान होती है, लेटरल लेटरल इन्वर्शन। अगर आपने इस घड़ी, इस हाथ में मैंने घड़ी पहन रखी है, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं ऐसे, ठीक है, तो आपको मेरी ये घड़ी इधर से इस हाथ में दिखाई देगी, है ना। तो अगर मैंने राइट हैंड में पहनी है तो लेफ्ट हैंड में दिखाई देता है। आपको यकीन नहीं हो रहा है, जरा फोन को वीडियो को पॉज करके आप मिरर के सामने जाओ, चेक करो, आप हाथ में पेन पकड़ो ऐसे, आपको दिखाई कैसे देगा, इधर वाले, ऐसा लगेगा इधर वाले हाथ में है ना। तो जैसे ये भाई साहब का लग रहा है, देखो इधर ये भाई साहब ने हाथ खड़ा किया कौन सा, राइट हैंड, और इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड, तो भैया ये प्लेन मिरर है, उसकी ही प्रॉपर्टी है ये। तो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, है ना। तो प्लेन मिरर की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि प्लेन मिरर है। तो देखो भैया, प्लेन मिरर्स फॉर्म अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें कैसी होती है, अपराइट इमेज बनेगी, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसी इमेज, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी ही इमेज, उसी साइज में इमेज बने तो समझ लो प्लेन मिरर है, ठीक। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, प्लेन मिरर इज द सेम ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि जितनी दूरी पर आप खड़े हो उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है। मान लो मिरर इतनी दूरी पर है, ठीक, तो हमारी जो इमेज बनेगी ना मिरर के अंदर वो भी इतनी ही डिस्टेंस पे जाके बनेगी, ठीक है। ये इसकी खासियत है प्लेन मिरर की, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, प्लेन मिरर फॉर्म इमेज विद लेफ्ट राइट साइड सेवरल्स, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेन मिरर इज नोन एज लेटरल इन्वर्शन। तो हमने बताया अगर मैं इस हाथ में ऐसे घड़ी पहना हूं तो मेरी जो है इस हाथ में दिखाई देगी, मतलब राइट में पहने तो लेफ्ट में दिखाई देगा। तो इसको हम लोग, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्शन बोलते हैं, लेटरल इन्वर्शन बोलते हैं। प्लेन मिरर्स फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। ये हमेशा इमेज कैसी बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। मतलब इसका ये है कि हम लोग कभी भी प्लेन मिरर को ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो एक्चुअली स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, तो स्फेरिकल मिरर स्फेयर होता है, देखो एक स्फेयर का पार्ट होता है, ये देखो बना हुआ है ना, तो ये कैसा होता है, एक स्फेयर शेप का होता है, इसी से कट कर लिया जाता है ऐसे। मान लो इसको दो भागों में मैंने ऐसे काट दिया, ठीक है, तो ये जो मिरर बनेगा वो स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट होगा, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये जो है एक स्फेयर है, इस स्फेयर के काट दूं अगर मैं आधा, ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, तो ये वाला हिस्सा अगर मैं बाहर वाला ऐसे पॉलिश कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा। और ये कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। अगर मिरर का बाहरी हिस्सा कैसा कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, इसको हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक, इसको कर दिया पॉलिश। और अंदर वाला कैसा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो ऐसे मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मतलब केव मतलब गुफा, ऐसा बन रहा है। बाहर वाला कैसा है, पॉलिश्ड, अंदर वाले सरफेस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो ये केव, गुफा जैसा बन गया ना, कॉनकेव केव, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कॉनकेव हो गया। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आउटवर्ड, देखो इसकी डिफिनेशन भी लिख लेना। तो कह रहा is that spherical mirror in which reflection of light take place at the surface covered in inward, है ना, कर्व्ड, अंदर कैसा हो, कर्व्ड शेप से क्या हो, अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, ठीक है। और इसमें क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, जब बाहर वाले सरफेस से क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो, जैसे ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, एक्चुअली यहां से लाइट ऐसे बाउंस बैक जाएगी। ऐसे मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये देखो यहाँ पर लगा हुआ है कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, जो रोड के साइड के किनारे लगे होते हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर, वो कॉनकेव मिरर है, ठीक। यहाँ पर देखो उल्टी इमेज बन रही है, इमेज ऐसी पड़ी हुई बट उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसमें उल्टा दिखाई देता है, कॉनकेव मिरर है।
ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें इमेज कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, अगर आप चम्मच घर में सभी के होगा, सब लोग नया चम्मच ला करके देखें, ठीक है, सभी के घर में चम्मच है। जो चम्मच का अंदर वाला भाग होता है, ये वाला पोर्शन होता है, ये सामने वाला कॉन्केव की तरह बिहेव करता है। और जो बैक साइड है, इसमें आप लोग देखोगे तो कॉन्वेक्स साइड जैसे कॉन्वेक्स कहलाता है, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट करके बताओ अभी देख करके कि चम्मच के अंदर वाले हिस्से पे जब आप देखते हो तो आपकी इमेज कैसी बनती है, और पीछे की तरफ से जब आप देखते हो तो आपकी इमेज कैसी बनती है, ठीक है। ये बचपन में हम लोगों ने बहुत किया था, ठीक है। चम्मच घर में मम्मी लाती थी तो उसमें चाटते थे, साथ साथ देखते भी थे, है ना। तो अंदर की तरफ देखने पर कैसा लगता है, आप लोग हमें फटाफट कमेंट करके बताओ कि चम्मच के अंदर वाले हिस्से से, मतलब ऐसे वाले जिधर से खाते हैं उधर से देखते हो तो कैसा आपको आपकी पिक्चर कैसी उसमें बनती है, और पीछे से देखते हो तो आपकी पिक्चर कैसी बनती है। फटाफट हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। देखो, तो अंदर वाला भाग कैसा होता है, कॉन्केव, और बाहर वाला भाग कैसा होता है, कॉन्वेक्स साइड का, ठीक है। ओके, अगला हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स और रिलेटेड देखेंगे स्फेरिकल मिरर से, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर का यहाँ पर फोकस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सारी चीजें देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो रे है, ये एक इमेजिनरी रे होता है, एक्चुअली नहीं होता है। ये कौन सा मिरर है, तो भैया कॉन्केव मिरर है, ठीक। अब सामने से जो ये जो है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये एक्चुअली इमेजिनरी होती है, रियल नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी है। जो कि कहां से गुजरती है, तो इसके सेंटर से गुजरती है। जो इस मिरर का जो सेंटर है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। अब जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस ये उसके पैरेलल है, आई, और यहां से बाउंस बैक हुई, यहां से बाउंस बैक हुई। यहां पर अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहां पर अगर हम लोग नॉर्मल डालते हैं तो ये इंसिडेंट एंगल हो जाता है, यस या नो, यस। ये रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे है। ये और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से पास हो रही है, तो भैया फोकस से पास हो रही है। तो जहां से ये जाती है उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। तो ये हो गया फोकस, और ये कहलाता हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से सी तक की जो डिस्टेंस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर की जाती है। कहां से मेजर की जाती है, पोल से। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये फोकस कहलाएगी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेम सेम यहां पर भी चलेगा, इसमें भी वही हाल होगा, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। एक सेकेंड, कुछ उल्टा हो गया क्या, हाँ, ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, इसको कट करना है, ऐसे बना देना है। ये यहां से इसको मैंने ऐसे पॉलिश कर दिया है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, एक्चुअली ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, बस इतना सही कर लेना है ना। इसमें थोड़ा सा गलत पॉलिश हो गया है, तो आपको ध्यान देना है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब अंदर वाला जो भाग होगा वो पॉलिश होगा, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। वो कॉन्केव मिरर का सही है, कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा सा त्रुटि है, आप लोग एरर है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अपर्चर किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि इट इज द डायमीटर ऑफ द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल स्फेयर फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस, है ना। तो अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जिससे क्या हो रहा होता है, रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। पोल क्या होता है, अभी हमने बताया, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। तो जो सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। पोल किसे बोलेंगे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है उसे हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो सेंटर किसका था, उस स्फेरिकल पार्ट का था, जो स्फेयर था उसका जो सेंटर है वही अभी इसका बन गया है, इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो हॉलो स्फेयर पार्ट का सेंटर था वही इसका सेंटर है, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस हमने बताया ये इमेजिनरी होता है। कह रहा है इट इज द लाइन ऑब्टेन बाय जॉइनिंग पोल एंड सेंटर। जो सेंटर और पोल को ज्वाइन करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। देखो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फोकस, ये सेंटर है, ये पोल है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, स्फेरिकल सरफेस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये कहां से पास होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा पास होता है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट जिस पॉइंट पर मीट करती हैं या अपीयर होती हैं, उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकस से और पोल तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, हमारी फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है, फोकल लेंथ कहलाती है। मान लो जैसे ये हमारे पास मिरर है, कॉनिकेव मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉनिकेव मिरर है ये, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, इसका फोकस है, यहां पर फोकस है, यहां पे सेंटर है, ठीक। तो इस फोकस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, क्योंकि जो लाइट आएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही है, सॉरी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही है, बाउंस बैक होगी, फोकस से पास होगी, है ना, जहां से पास होती है एक्चुअली उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, भैया डिफिनेशन याद करने, ये टर्मिनोलॉजी ना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में, ठीक है, क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ इमेजेस। एक्चुअली टाइप ऑफ इमेजेस कितने टाइप की होती हैं, आइए समझते हैं। तो भैया हमारे पास रियल इमेज होती है और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। अब हम लोगों को ये डिफरेंस क्या पता होना चाहिए, कैसे पता होना चाहिए कि कौन सी रियल इमेज है और कौन सी वर्चुअल इमेज है ना। तो देखो रियल इमेज क्या होती है, हमेशा उल्टी बनती है। कैसी बनती है, उल्टी। मान लो जैसे ये पेन ऐसा है, अगर इसकी इमेज अगर रियल होगी तो वो ऐसी होगी। आपने ऑब्जेक्ट सही रखा है, ऐसे ही रखिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे है बट इसकी इमेज ऐसी बनती है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि हम लोग के आंख में तो लेंस लगा है, मिरर तो है नहीं, हम लोग के अंदर जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, आप लोग हमें तुरंत कमेंट करके बताओ, जिसको पता है वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रियल इमेज की, है ना। तो रियल इमेज एक्चुअली क्या होता है, व्हेन द रेस ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट अ सम पॉइंट। अगर क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली कहीं पर लाइट मीट करती है, तो उस पॉइंट, उस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी उस इमेज जहां पे मीट करेंगी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वहीं पर इमेज बनती है, उस इमेज को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली मीट करनी चाहिए रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो यहां पर जो हमारे पास मिरर है वो कैसा है, कौन सा मिरर है, तो ये कॉन्केव मिरर है, ठीक। और इसमें जो इमेज देखो बन रही है वो कैसी बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है ना। इसको कैसा बनना चाहिए था, सीधा बनना चाहिए था, बट उल्टी बन रही है। अगर उल्टी इमेज बनती है तो इसका मतलब है वो हमारे पास जो मिरर है वो कॉन्केव मिरर है, और जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है, ठीक है। तो इसमें जो मिरर इमेज बनी है वो रियल इमेज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है स्टूडेंट, तो देखो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी इमेज बनती है। कैसी बनती है, सीधी बनती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लाइट अपीयर होती है, एक्चुअली मीट नहीं करता है, अपीयर होता है, हमें ऐसा लगेगा बट अपीयर होता है बट एक्चुअली मीट नहीं करता है। और वहां पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये भाई साहब जब तक इस मिरर के सामने है तब तक ही इनकी इमेज इसके अंदर है, ये भाई साहब हटेंगे और इनकी इमेज भी साथ ही हट जाएगी। तो ऐसी इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन के ऊपर या मिरर के ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, तो इमेज के बारे में हमने बताया वर्चुअल इमेज क्या है, तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज क्या होते हैं, अपीयर होती हो, मीट करते हुए अपीयर होती हो, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस भी हम लोग समझते हैं क्या है। तो भैया रियल इमेज के बारे में क्या बोला गया है कि आर रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट। यहाँ पर एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हूं, वहां पर क्या बनती है, रियल इमेज बनती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज में उसने क्या कहा, जो अपीयर हो रही हूं, यहां पर एक्चुअली तो मीट करती नहीं, जबरदस्ती हम मीट करवाते हैं तो वहां पर अपीयर हो रही होती है, तो वहां पर इमेज बनती है वर्चुअल, ठीक है। फिर कह रहा है इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसमें जो है इमेज जो बनती है वो फ्रंट, सामने इमेज बनती है, ठीक है। और इसमें जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, पीछे जाके बनती है मिरर के, ठीक है। इसमें जो इमेज बनती है वो कहां बनेगी, समझ में आया कि नहीं। तो देखो यहां पर क्या होता है कि अपीयर हो रहा होता है इंटरसेक्टिंग का, और यहाँ एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं। इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये मिरर के सामने जस्ट बनेंगी,
ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, बिहाइंड द मिरर, तो ये बिहाइंड के मतलब मिरर के पीछे जाके बनती है इमेज। ये क्या होती है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, आप इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज को आप क्या कर सकते हो, केवल देख सकते हो, ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि अ वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट एज पर द ऑब्जेक्ट, तो जैसा ऑब्जेक्ट सामने रखा होता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होती है वैसी ही सीधी दिखाई देती है। ऐसा है, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है तो सामने ही इमेज बनेगी और ऐसी ही बनेगी, ठीक है, पर छोटी बनेगी, आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ही। और यहाँ पर क्या है, जो आपका ये वाला मिरर है, ठीक, इसमें जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है हमेशा, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, आप हमेशा याद रखो। इरेक्ट कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, और ये कैसी होगी, इरेक्ट होगी। आई होप आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इमेज के डिफरेंस के बारे में पूछा जा सकता है एमसीक्यू वगैरह में, एनसीईआरटी में काफी आता है, मतलब सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में कैसी इमेजेस बनती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भैया रूल्स कहता है कि जब कोई लाइट रेस, जब कोई इंसिडेंट लाइट रेस किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये भैया प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है लाइट रे, ये क्या है, लाइट रे है, ये किसके पैरेलल आ रही है, एक्चुअली ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये यहां से टकराएगी क्योंकि यहां पर हम बना दे रहे हैं इस पे नॉर्मल, ठीक। नॉर्मल हमेशा कहां से आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, याद रखिएगा कहां से आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है। अब यहां से ये एंगल इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, यहां से ये पास होती है, तो जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से होते हुए निकलती है, कहां से जाती है, फोकस से होते हुए। फर्स्ट रूल है भैया, याद रखिए, भूलिएगा नहीं। क्या मैंने बताया कि जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से जाती है, कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, ठीक। सेम यहां पर भी होगा, यहां अपीयर होगा, है ना। तो लाइट देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी लाइट रे से जा रही है, किसी के पैरेलल जा रही है, तो देखो ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्ट हुई, इधर बाउंस बैक होगी, इधर बाउंस बैक होगी, ठीक। लेकिन इसमें हर एक चीज अपीयर ही होती है। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया नॉर्मल, और ये फोकस से अपीयर होगी कि फोकस से आ रही है। आप यहां से आंख लगा करके देखोगे, मान लो ये आपकी आंख है, यहां से देखोगे तो ऐसा लगेगा ये पीछे से आ रही है ना, पीछे से आ रही है, बट ऐसा तो है नहीं, एक्चुअली है नहीं। तो इसमें अपीयर होता है और इसमें एक्चुअली होता है ऐसा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं। तो ये फर्स्ट रूल होता है कि जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला तो हमने जानते हैं कि अगर इंसिडेंस रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें भी वही चलेगा, ठीक। जितना एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल होगा उतना इंसिडेंस एंगल होगा। हाँ, अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे उसी पाथ से वापस चली जाती है। अब देखो यहां से ये लाइट आई, ठीक है, इस फोकस से इससे आई और इसी से ही पास होकर के निकल गई, ठीक है। यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आती है उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो बाउंड मुड़ती नहीं है। बात समझ में आई, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये मूर्ति नहीं है। तो यहां पर भी ऐसा ही है, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट आती है, उल्टा अगर हम चलते हैं, अगर कोई लाइट फोकस से आती है, एक्चुअली यहां पर फोकस है, अगर कोई लाइट रेज फोकस से आती है तो वो बाउंस बैक रिफ्लेक्ट होकर के जब जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यहां पर भी वही फिनोमेना चलेगा, ठीक है। अच्छा देखो, ध्यान दो, ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है तो इसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। यानी जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इसे डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, डाइवर्जिंग मिरर है। जो हमारा कॉन्वेक्स है वो डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को। और जो कॉनकेव है इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, इसे हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये कभी एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है। मान लो उसने दे दिया आपको कन्वर्जिंग मिरर और 4-5 ऑप्शन दे देगा कि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अब आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
अगर हम बात करें यहाँ पर कि भैया इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो, कहाँ रखा हो ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, कहाँ पे रखा हो इन्फिनिटी पर, तो यहां से लाइट रेज चलेंगी पैरेलल, और ये जब बाउंस बैक होकर के कहां पर मीट होंगी फोकस पर, तो इमेज भी कहां पर बनेगी फोकस पर। इसका नेचर कैसा होगा, तो देखो इसका जो नेचर की अगर हम बात करें तो कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बन रही है, कैसी बन रही है, रियल इमेज बनती है कॉन्केव में, कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बनती है, पहली चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज कहां पर बन रही है, तो फोकस पर बन रही है। अगर कोई लाइट रेज कहां से आ रही है, तो इन्फिनिटी से अगर जो आ रही है तो उसका ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है, फोकस पर, एट फोकस। कैसे बनेगी, तो हाईली डिमिनिश्ड होगी। कैसी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, इस चीज को याद रखिएगा, हाईली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होगी, अरे हाईली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, तो याद रखिएगा हाईली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड मतलब एकदम पॉइंट साइज होगी। तो पहली चीज, पहला केस है, याद रखिएगा 6 केस पढ़ने हम लोग को इसमें। पहला, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा हो इन्फिनिटी पर, तो उससे जो लाइट आएगी उसकी इमेज उसकी इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, और हाईली डिमिनिश्ड। देखो ना ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज पॉइंट साइज की बन रही है कि नहीं बन रही है, तो याद रखिएगा पहला केस हो गया। दूसरा, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे मिरर की तरफ आएगा, इमेज पीछे हटती चली जाएगी। आइए देखते हैं। तो देखो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, बियॉन्ड द सी, कहां पर है, बियॉन्ड द सी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है। तब देखो पहली रेज कहां से चली, तो पहली रेज चली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, खटाक्स यहां से कहां से पास होगी, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आती है तो फोकस से जाती है, बच्चा बच्चा जानता है, मतलब अभी मैंने बताया है, ये देखो फोकस से पास होगी ऐसे खटाक्स। अब कहां से लाइट आएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ये आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए। हमने बताया था भी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आती है उसका पाथ चेंज नहीं होता है, उसी पाथ से आती है, उसी पाथ से वापस चली जाती है। तो भैया जहां पे मीट करेंगी वहीं पर बनेगी इमेज, और इसकी इमेज कहां पर बनी है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनी है। कहां पर बनी है, सेंटर और फोकस के बीच बनी है, छोटी बनी है और उल्टी बनी है। देखो ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसी है, याद रखिएगा, सारे केसेस नोट करते चलिए भैया, याद करो लो, ये पूछा जाता है, आप समझो इस चीज को। तो देखो यहां पर क्या दिया गया है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हो, बियॉन्ड सी, तो इसकी इमेज कहां पर बनती है, फोकस और सेंटर के बीच में बनती है। पहला पॉइंट डालो, याद लिखो इस चीज को। दूसरी चीज मैंने बताया कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, स्मॉलर बनेगी, ठीक है, याद हो गया। चलो दूसरा पॉइंट है, अब हमारा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर एक्चुअली आ चुका है, सी पर आ चुका है। बहुत बार पूछा गया ये है कि हम कहां पर ऑब्जेक्ट को रखें कि उसी के साइज का इमेज बने, तो भैया कहां पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट के पैरेलल, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी, मिरर से टकराएगी, टकरा के फोकस से पास होके निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी कहां से आएगी, सेंटर, देखो दूसरी फोकस से आएगी, तो इसे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और ये दोनों ही जो रिफ्लेक्टेड रे हैं जहां पर मीट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, खटाक टकराई, टकरा के फोकस से निकल गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो फोकस से आती है वो टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, जहां पर मीट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। कहां पे मीट कर रही है, सी पर मीट कर रही है, वहीं पर इमेज बनेगी। समझ में आया, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। नेचर में लिख लो, नेचर पूछा जाता है, ठीक है, तो सेम साइज की बनेगी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है एनसीईआरटी में कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें कि उसी के साइज की इमेज बने। तो बताओ कमेंट करके कहां पे रखेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कोई दिक्कत। अब देखो हो क्या रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट धीरे 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 मिरर की तरफ बढ़ रहा है, इमेज धीरे धीरे दूर जाती जा रही है, धीरे धीरे से जिंदगी में आना इसके, है ना, तो धीरे धीरे से आना। तो देखो ऑब्जेक्ट अब कहां पर आ गया, ऑब्जेक्ट भैया यहां पर आ चुका है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में आ चुका है, ऑब्जेक्ट छोटा होता जा रहा है। अब देखो अब लाइट रेस कहां से आएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आई और उसी पाथ से वापस चली गई, ठीक। अब दूसरी लाइट रे कहां से आ जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि फोकस से होते हुए निकलेगी, जहां पर मीट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो देखो ना यहां पर कहां पर बन रहा है, बियॉन्ड द सी, लिखो इस चीज को, बियॉन्ड द सी इमेज बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, और लार्जर होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। भैया ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, लार्जर है, ठीक है, कोई दिक्कत।
चलो अब कहां पर आ गया, हमारा फोकस पर आ गया। इमेज कहां पर आ गई, फोकस पर आ गई, इमेज आ गई फोकस पर, ठीक है। आप चेक करो, आप देखो फोकस पर आ गई। अब लाइट रेस चली खटखट खटखट ऐसे, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराई, टकरा करके सीधे ऐसे निकल गई, ठीक है। दूसरी लाइट रेस कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। ओहो, ये तो कहीं मीट ही नहीं करेंगी भैया, दोनों पैरेलल चल रही, कहां मीट करेंगे, तो हम ये मान लेते कि ये कहीं इन्फिनाइट पे जाके मिलेंगी और जहां मिलेंगे वहीं पर इमेज बनेगी, ठीक है, मान लिया। बस इतना इसमें करना है, बताओ, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट का, अब ये केस पूछ लेता है एनसीईआरटी कि बताओ ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें कि उसकी इमेज इन्फिनिटी पर जाके बने और रियल बने, ये भी है। ये जो इमेज बनेगी ना रियल बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। तो भैया केसेस पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें कि उसकी इमेज रियल बने और इन्फिनिटी पर बने, तो आप तुरंत कमेंट करके हमें बता दो कि फोकस पर बनेगी, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। चलो अब ऑब्जेक्ट को कहां से उठा रहा है, अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है पोल और फोकस के बीच में, ठीक। अब यहां तो हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आई और बाउंस बैक अपने ही पास से वापस चली गई। अब लाइट यहां पे पड़ी, खटाक से ये इधर निकल गई, ठीक है। हम इन दोनों को जबरदस्ती पीछे मिलाते थे, जब भी काम जबरदस्ती वाला होता है तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। अभी तक की जितनी इमेजेस बन रही थी फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही थी, अब जो ये वाली इमेज बनी है ये बिहाइंड द मिरर बनी है, वर्चुअल है, ठीक है, इरेक्ट है और लार्जर है। यही छठा केस है जो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी केसेस से। 6 केसेस मैंने आपको बताए, छठा जो केसेस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और यही एक ऐसा केस है जो कि कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज बना रहा है। आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। चलो भैया सारी चीजें मैंने इसमें बता दी, टेबल फटाफट नोट कर लो, ठीक है। अगर हमने बताया था ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज की होगी, रियल इमेज बनेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, रियल इमेज होगी, बढ़िया। अगर आप बियॉन्ड द सी ले आए, मतलब सी के पीछे ले आए इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को, तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, तो फोकस और एफ के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड होगी मतलब छोटी अभी भी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। भैया ये केसेस जरूर याद रखिएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को बैठा देते हो सी पर तो इमेज भी बनेगी सी पर, सेम साइज की बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर बी और सी के बीच में रखते हो, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इसकी इमेज कहां पर बनती है, इमेज बनती है सी पर, सॉरी सीआरएफ के बीच रखोगे तो बियॉन्ड सी, हाँ ठीक है, एनलार्ज बनेगी मतलब बड़ी बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अगर एफ पे रखते हो तो इन्फिनिटी पर बनेगी, हाईली एनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ये छठा केस है जो आपका जब ऑब्जेक्ट को आप कहां पे रखते हो, पी और एफ के बीच में रखते हो। चलो भैया इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का यूज कहां पर किया जाता है एक्चुअली, तो भैया कॉन्केव मिरर क्या करता है, मेकअप मिरर के लिए यूज किया जाता है, सेविंग में यूज किया जाता है, डेंटिस्ट लोग इसे यूज करते हैं सीधा लार्ज इमेज ऑफ द इमेज। देखो भाई साहब उल्टा इमेज करके इसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, है ना। ऐसे अगर दांत आपकी चमकते हो तो जरा कमेंट करके हमें बताओ, मतलब हर एक चीज क्या कमेंट करके बताना। चलो समझ गया ना। हाँ चलो देखो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। इसके बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक। यहाँ से तमाम सारी पैरेलल रेस आ रही हैं, टकरा के वापस चली जा रही है, क्योंकि ये तो बिखेर देता है ना, डाइवर्ज कर देता है। मान लो हम इमेजिनरी इसको यहाँ पर मिला दे रहे हैं तो इमेज भी यहीं पर बन जाएगी। कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। नोट करो इसको, लिखो केसेस में कि फोकस पर बनेगी, वर्चुअल होगी, ठीक, इरेक्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। चलो नोट हो गया, बढ़िया। अब दूसरा केसेस है कि जब क्या हो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो, तो हमारा फोकस के बीच यहां पर बनता है छोटा सा इमेज बनेगी। इसमें सब छोटी इमेजेस बनती है और सभी वर्चुअल बनती है, सीधी सी बात है, याद कर लो, ठीक है। ये केसेस आप लोग देख लो, इसको समझ में आ ही चुका है, बता ही चुका हूं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में। क्या देखेंगे, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या होता है भैया, साइन के बारे में तो पता होना चाहिए तभी तो आप लिख पाओगे। तो देखो जब भी हम लोग लाइट किधर से किधर जाएगी, तो जाहिर सी बात है लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से जाती है। किधर से जाती है, ऑब्जेक्ट से। तो भैया लाइट की डायरेक्शन ये, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट ये है। अगर हम लोग जो भी डिस्टेंस है ना वो कहां से मेजर करते हैं, एक्चुअली पोल से मेजर करते हैं। कहां से, पोल से मेजर करते हैं। मतलब यहाँ पर जो इमेज ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ठीक, यहीं पर कहीं पर हम मान लेते हैं फोकस है, ये है सी, यहाँ पर कहीं मान लेते हैं, ठीक है।
हाईली बढ़िया। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। अगर हम लोग लाइट की ही डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और डायरेक्शन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ठीक है, लाइट के, तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो लाइट इधर जा रही है, हम डिस्टेंस जो भी मेजर करते हैं वो हमेशा पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो पोल ये है, ये पोल है, इधर की तरफ हम आए, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो उल्टा हम चल रहे हैं ना, लाइट इधर जा रही है, हम इधर आ रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, तो हमेशा नेगेटिव लेना पड़ेगा बेटा। तो हमने ले लिया नेगेटिव, यू माइनस यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब ये क्या है, ये है इमेज, तो इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, देखो हम उल्टा चल रहे हैं ना, पोल इधर है ना, लाइट इधर जा रही है, हम उधर आ रहे हैं, तो माइनस का v। ये c है, इसको हम लोग यहीं से मेजर करेंगे, माइनस का r, क्योंकि हम उल्टा आ रहे हैं ना, लाइट इधर जा रही है, हम इधर आ रहे हैं, और डिस्टेंस हमेशा पोल से ही मेजर की जाती है, तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस r आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फोकस था तो इस फोकस डिस्टेंस को माइनस f से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये साइन के बारे में समझ में आया कि नहीं? कॉन्केव मिरर में सारी चीजें कैसी होती है, नेगेटिव होती हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को छोड़ करके। ऑब्जेक्ट कैसा है, ऊपर है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। ठीक, आप देखो यहाँ पे सारे टर्म्स में लिख दे रहा हूँ, देखो हाँ लिखा होना चाहिए था, नहीं है। चलो पहली बात, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, सुनो। एफ क्या है यहाँ पर, एफ है यहाँ पर फोकल लेंथ, एफ क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ है, एफ है फोकल लेंथ। ठीक, एफ है फोकल लेंथ। ठीक है, यू क्या है बेटा, यू जो है, यू क्या है, यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट है। वी क्या है, वी है बेटा डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। ठीक है, अच्छा कॉनकेव मिरर में हमने अभी जस्ट बताया, कॉनकेव मिरर में सारी डिस्टेंस हम अपोजिट लेते हैं। तो भैया देखो कॉनकेव मिरर के लिए अगर हम बात करें तो u भी हमारा माइनस में होता है, v भी हमारा माइनस में होता है, f भी हमारा माइनस में होता है, r भी हमारा माइनस में होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा एक्चुअली पॉजिटिव होता है ये, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है। ठीक, और हाइट ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, इमेज की है ना, हाइट ऑफ इमेज हमारी नेगेटिव होती है, क्योंकि जो इमेज की हाइट है वो नीचे की तरफ होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है। तो ये भैया फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, इसमें कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग सारी चीजें कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ओके, अब आ जाइए। अच्छा देखो एक और याद रखिएगा यहाँ पर कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच एक रिलेशन होता है प्यारा सा, उसको याद रखिएगा। देखो यहाँ पर क्या है, कॉनकेव मिरर हो गया, राइट, ये कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास फोकस, यहाँ पर है सी, तो इसका जो डिस्टेंस होता है ना इससे दोगुना होता है यहाँ से, तो यहाँ से इसकी वो हम लोग क्या ले लेते हैं, आर, इसको हम लोग क्या लेते हैं, एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाता है हमारे पास, r/2, मतलब आधी डिस्टेंस होती है। तो ये प्यारा सा रिलेशन है, ये एमसीक्यू में दे देता है, ठीक, साइंस में, कि भैया एफ और आर के बीच का रिलेशन क्या है। तो बहुत सारे 4 ऑप्शन दे देगा, आप गलत करके चले आओगे अगर आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर अभी पता कर लो, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि भैया आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे, अरे भैया यहाँ से देखो ना, पोल से इसकी डिस्टेंस f है, तो यहाँ से इससे दोगुनी दूरी पर खत्म हो गया। तेरा फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर, लेट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं। पहले मैं ज्ञान को मिटा दूं, आप लोग नोट कर लीजिए, आइए। हाँ, अरे इरेज हो जाओ भाई, हाँ इरेज कर दिया, ठीक है। आप लोग जरा क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो, बताओ हमें क्या क्या गिवन है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर प्यारा से लिखना है सॉल्व, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में भी करना, जो गिवन है उसको लिखो यहाँ पर, गिवन डाटा क्या है आपके पास। तो पहली चीज उसने बोला है मिरर कौन सा है,
यहाँ पर जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको याद रखना है सारी चीजें, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में आपकी सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं यू को छोड़ करके। तो कह रहा है कि फोकल लेंथ आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर प्लस का 30 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया गया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है यू और यू हमेशा माइनस में होता है मिरर कोई भी हो, ठीक। तो -15 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है पोजीशन यानी v फाइंड आउट करना है, ठीक। मिरर फॉर्मूला चिपका दो यहाँ पर। तो 1/f = 1/v + 1/u होता है। इसको इसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सुनो, f कितना दिया गया है 1/30, ठीक है, बराबर 1/u यानी 1/-15 + 1/v, ये हो गया। इसको इधर उठा के लेके आओ, है ना। तो 1/30 + 1/15 = 1/v, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 15 और 30 का एलसीएम 30 ही आएगा, है ना। तो इसको 30 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। यहाँ पर तो यही रहेगा, यहाँ पे तो यही रहेगा, ये हो गया 1 और इसको 30 बनाने के लिए 2 से गुणा किया = 1/v, ठीक है। तो ये कितना, अच्छा यहाँ पे 30 है, तो 3/30 है ना = 1/v। इसको काटा 1/10, ठीक, = 1/v। अच्छा, तो v अपने पास कितना आ गया है, तो v आ गया है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये वर्चुअल इमेज है। v अगर पॉजिटिव है तो कैसे वर्चुअल इमेज है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, ये नोट डाउन करो फटाफट, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज है और उसका ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक। ओके, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को, छोटे ऑब्जेक्ट को ऐसे ग्लास लगा के देखते हैं ना सुनार लोग, तो वो छोटी चीज को बड़ा करके देखते हैं, मतलब वो रेशियो में बड़ा कर देता है। इतना छोटा है तो यही बड़ा सा दिखाई देगा, है ना। तो उसको उसकी रेशियो में बढ़ा देना, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो कह रहा है कंपैरिजन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज विद द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है एक्चुअली, कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का m = I/O, I से इमेज, O अपॉन ऑब्जेक्ट। दूसरा लीनियर मैग्निफिकेशन आता है, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग ऐसे मेजर करते हैं कि m = -v/u। इन दोनों, ये दोनों ही मैग्निफिकेशन है, तो इन दोनों से हमें एक रिलेशन मिल जाता है, m = -v/u = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फटाफट इंपॉर्टेंट ये जो है फॉर्मूला है, आप लोगों को नोट करना चाहिए, ठीक। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अगर उसने कहा है कि मैग्निफिकेशन में, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है इसका मतलब वो रियल और इन्वर्टेड इमेज है। अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव है इसका मतलब है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर हमारा नेगेटिव है तो रियल इमेज और इन्वर्टेड होगी, मैग्निफिकेशन अगर हमारा पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अब हमारे पास एक और दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि एन ऑब्जेक्ट फेसिंग अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इफ डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 20 सेंटीमीटर फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, ठीक है। हाँ भैया, तो आंसर बना कि नहीं बना, देखो पहली चीज आपको याद रखना है यहाँ पर कि आप मिरर कौन सा ले रहे हो, है ना। तो कॉनकेव, सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना, मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं। साइन आपके अगर गलत हो गए बेटा तो कोई फायदा नहीं रहेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में उसने क्या दे रखा है, बहुत केयरफुली पढ़ो ना उस चीज को, कम से कम एक बार 2 बार उस चीज को पढ़ो, है ना। क्वेश्चन को अगर समझना है तो पहले 1 से 2 बार अच्छे से रीड करो, फिर अपने माइंड मैप बनाओ कि आपको गिवन क्या है, मिरर कौन सा। कहीं मिस्टेक नहीं करनी है, मिस्टेक कर दोगे गलत हो जाएगा, जरा सी मिस्टेक मतलब आपकी जरा सी लापरवाही में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को रीड करना है। फिजिक्स देखो, कोई भी किसी भी क्लास में हो आपको ये चीज अच्छे से 1 से 2 बार उस क्वेश्चन को रीड करना है, फिर कैसे सॉल्व करना है, नंबर कैसे लेना है बोर्ड में। तो आपको इस बात पे अगर आपने फोकस कर लिया, देखो क्वेश्चन पेपर तो सभी बच्चे करके आते हैं, सबको लगता है सर मेरा तो हो गया 100% नंबर आ जाएंगे, पर किसी के नंबर उसी में 80 आते हैं 100 में से, किसी के 70 आते हैं, किसी के 60 आते हैं। तो लिखने पर डिपेंड करता है कि आपने लिखा कैसे है। भैया एग्जामिनर के सामने ऐसे एक्सप्लेन करो कि उसको वो नंबर देने पे मजबूर हो जाए, मतलब कहीं पे काटने वाला लगे ही ना।
ऐसा एक्चुअली उसे प्रतीत हो कि एक्चुअली इस बच्चे को नॉलेज है उसके बारे में। समझ लो, बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो एग्जामिनर को कि नहीं हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे नंबर दे देगा एग्जामिनर, कॉपी भर देंगे नंबर दे देगा। तो ये भैया गलत फहमी हटा दो अपने माइंड से, ठीक है। पिछली बार बच्चे बहुत सारे फेल हुए हैं, बहुत सारे नंबर कटे, कुछ भी लिख के चले आए, उन्हें लगा कि कॉपी भर गई नंबर मिल जाएगा। गलत ऐसा सोचते हो आप, ठीक है। तो एग्जामिनर को बेवकूफ मत समझो और उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। आपको नंबर लेना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें क्लियर लिखो, जितना आ रहा सटीक लिखो, ठीक है। हाँ, उसमें टाइम वेस्ट मत करो, ठीक। चलिए, तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ना है, ठीक। आपको जो भी चीजें समझ में आती है उसको गिवन में लिखना है। तो भैया यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिवन, और उसने दे रखा है फोकल लेंथ। तो भैया देखो फोकल लेंथ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ पर लिख दो पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एग्जामिनर देखे और फटाक से नंबर दे दे आपको। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। भैया यू दिया गया है माइनस का, यू हमेशा कैसा होता है माइनस में होता है स्टूडेंट, ठीक है। इफ डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इमेज की जो डिस्टेंस बनी है यानी वी जो है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, और ये कौन सा मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स में ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। आपसे पूछा गया है मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। अभी हमने ऑब्जेक्ट फॉर्मूला बताया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी अपॉन यू, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, हमें इसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैग्निफिकेशन, देखो हमें हाइट ऑफ इमेज की, इफ डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया गया है, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हमें कोई जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब हम ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है तो हम इसको नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास ये वाला, इसके बारे में हमें पता है तो हम ये वाला लगा देते हैं। तो देखो बेटा माइनस वी अपॉन यू, ठीक। आप देखो माइनस यू की वैल्यू कितनी है तो 20 सेंटीमीटर है प्लस का, तो प्लस का 20 सेंटीमीटर आप ऐसे लिख दो। अब यू है, यू कितना है माइनस का 10 सेंटीमीटर है, तो बेटा यहाँ पर लिखो माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस खत्म हो गया, 20/10 है, इसको आप डिवाइड करोगे मैग्निफिकेशन 2 आ जाएगा, और मैग्निफिकेशन कैसा आया है पॉजिटिव। तो अभी हमने जस्ट बताया था, जिस बच्चे को याद है हमें बताए, अगर पॉजिटिव है तो क्या होता है, इमेज रियल है या वर्चुअल है। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ, जिसको भी याद है, जो भी मन लगा के बच्चा पढ़ रहा है उसी को ये सिर्फ ही पता होगा, जल्दी से बताओ। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, रियल है या वर्चुअल है। यस, वर्चुअल इमेज बनेगी अगर मैग्निफिकेशन हमारा कैसा है पॉजिटिव है। भैया एक एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं खाली आप टाइम पास कर रहे हो, फोन चला के रख दिए बस घर वाले देख रहे हैं चल रहा है, नहीं। आप तो सुधर जाओ, अब तो यह दिसंबर आने वाला है, समझ में आया कि नहीं आया, जोश होना चाहिए अंदर में। चलिए इसको फटाफट अगला क्वेश्चन बनाइए, क्या आ रहा है। नवंबर भी खत्म हो गया, दिसंबर आने वाला है, कब सुधरोगे। देखो इधर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इतना। तो अभी हमने आप लोगों को बताया था एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का, एक रिलेशन होता है, जल्दी से बताओ वो रिलेशन क्या है। तो देखो F बराबर R/2 ये रिलेशन होता है ना। तो हमें क्या दिया गया है, फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और देखो कौन सा मिरर दिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो देखो भैया रेडियस ऑफ कर्व कितना है, माइनस का 32 हो जाएगा, ठीक। नीचे 2 रखो तो माइनस का 16 सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सारी चीजें पता होनी चाहिए, एग्जामिनर नंबर देने तो मजबूर ना हो जाए, तो बताओ, है ना। सारी चीजें अच्छे से लिखो ताकि एग्जामिनर नंबर देने से मजबूर ना हो जाए, तो बताओ, ठीक है। कहीं पर मुंह से नंबर काटने लायक छोड़ो ही मत कि एक भी नंबर आपका काट के चला जाए वो। चलो ये जल्दी से आप तो बनाओ। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला न्यूमेरिकल बनाओ, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर हमें कमेंट करके तुरंत बताओ। दिया गया आ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। भैया देखो क्वेश्चन को पढ़ो, जो भी चीजें समझ में आ रही लिखो उस चीज को। मैग्निफिकेशन कितना दिया गया, 3 टाइम्स है, तो मैग्निफिकेशन 3 कर दो। एंड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो भैया प्लेस किया गया उसे -10 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। तो ये है इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, राइट। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। अच्छा, इस रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का दिया गया है, कह रहा वेयर इज द इमेज लोकेटेड। भैया आपसे ये पूछा गया है कहां पर होगी। तो आप देखो फोकस नहीं पता है तो ये रिलेशन लगाओ ना,
यहाँ पर क्या होता है माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। एम हमें पता है 3 है, वी हमें पता है कितना, वी हमें पता है नहीं पता है ना, तो माइनस वी रखो। यू हमें पता है कितना -10 है, तो -10 रखो, ठीक ठीक है। ये माइनस से माइनस खत्म, v बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। v बराबर कैसा आएगा 30 सेंटीमीटर आएगा। v बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, खत्म। यही तो पूछा गया है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, खत्म, ये खत्म है, नोट करो इसको, ये खत्म है। m बराबर -v अपॉन u, देखो ना, m मैग्निफिकेशन 3 दिया गया है, u डिस्टेंस कॉन्केव मिरर है, -v होगा, -u होगा, v हमसे पूछा गया था, रिलेशन ये होता है m बराबर -v अपॉन u, ठीक। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो v बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आया। जल्दी से बताओ, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, कोई दिक्कत? ओके, अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने आप लोगों से शुरुआत में 2 क्वेश्चन पूछे थे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का आपको आंसर मिल चुका है कि भैया जब लाइट जो है सेम मीडियम में आकर के टकरा के वापस चली जाती है, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट आई, मान लो इधर लाइट लगी हुई है, ये सोर्स है, लाइट आई, टकराई, वापस चली गई सेम मीडियम में, कहां, सेम मीडियम में, इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यहां पर आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जिसके मन में ये डाउट था अभी तक की सब खत्म हो जाएगा, लाइट से रिलेटेड एक भी कॉन्सेप्ट आपके मन में नहीं रह जाएगा क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो देखो, लाइट ऑफ रे क्या है, आपको ये पेंसिल टेढ़ी दिख रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से टूट करके आधी नीचे रखी हुई, नहीं भैया, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है ऐसा, ये रिफ्रैक्शन की वजह से। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, जब कोई लाइट रेज क्या है, जब कोई लाइट रेज एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब या फिर उसका मीडियम चेंज होता है, तो भैया वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मतलब डाइवर्स मुड़ जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब जब कोई लाइट रेज रेयर से डेंसर, मतलब मीडियम चेंज होना चाहिए कुल मिलाकर के, ठीक है। अब मीडियम चेंज क्या है, तभी तो होगा ना जब एक डेंसर हो रेयर हो, ठीक है। तो जब कोई लाइट रेज एक मीडियम से चल करके किसी दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो अपने जो पाथ है उससे थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाती है, ठीक, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रिफ्रैक्शन इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसका मीडियम चेंज हो रहा है। बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर पूरा हवा है, मान लो हवा ही होगी, है ना, तो ये पूरा क्या है, हवा है, यानी एयर है, ठीक। अंदर इसके क्या भरा हुआ है, पानी, यानी अंदर क्या है, वाटर है। तो लाइट जो है जब एयर से किस में जा रही है, वाटर में जा रही है, तो इसका मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने की वजह से ये ऐसा फिनोमेना देखने को मिला, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। जब लाइट रेयर मीडियम से चल करके किसी डेंसर मीडियम में जा रही है, या फिर मीडियम चेंज हो रहा है, तो उसकी स्पीड बदल जाती है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ में आया? तो देखो, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, the bending of ray of light when it passes from one medium to another is called refraction of light। जब कोई लाइट रेस एक मीडियम से चल करके किसी दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसकी स्पीड बदल जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आप लोगों के सभी के घर में ये ग्लास होगा, इस ग्लास में आप पेंसिल हो तो पेंसिल रखो, पेन है तो पेन रखो, या घर में कोई भी चीज है, ऐसे डाल के देखो, साइड से देखना, ऊपर से मत देखना, ऐसे मत देखना, साइड से देखना, आपको यही दिखाई देगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, क्योंकि लाइट रे एक मीडियम से चल करके जब दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक। हाँ, तो आप देखो, हर एक डिफरेंट मीडियम में उसकी जो स्पीड होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, वो डिफरेंट होती है, ठीक। हर एक मीडियम के अलग अलग होती है। तो देखो, यहाँ पर एयर में सबसे ज्यादा इसकी स्पीड होती है लाइट की। पूछा जाता है आप लोगों से, ये पूछा जा सकता है, तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में इसकी स्पीड कितनी होती है, तो 2.25
इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ग्लास में इसकी स्पीड कितनी होती है? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग एक चीज देखो, बहुत गौर से देख रहे होगे कि भैया इसमें लाइट इतना डिफरेंस क्यों हो रही है? सबसे ज्यादा किसमें है लाइट की स्पीड? तो आप लोग हमें कमेंट करके बताओ किसमें सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड है? तो भैया एयर में है। उसके बाद किसमें लाइट की स्पीड है? तो वाटर है। किसमें है? वाटर है ना, वाटर। फिर किसमें, उससे कम किसमें है? तो ग्लास में है। यानी हमें एक चीज देख पा रहे हैं कि मीडियम जितना ज्यादा डेंस होता जा रहा है, मीडियम जितना ज्यादा डेंस हो रहा है, लाइट की स्पीड उतनी कम होती जा रही है। यानी लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगी? रेयर मीडियम में, ठीक। और उससे ज्यादा मतलब जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा लाइट की स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो एयर है, ठीक, एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है और ग्लास वाटर में उसकी थोड़ी कम हो गई, ग्लास में सबसे कम हो गई, है ना। तो अगर तक क्लियर हो गया, चलो आप लोग देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आर रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यानी ऑप्टिकली का वर्ड जो आप देख पा रहे हो, ऑप्टिकल का मतलब होता है जो दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट हो, मतलब लाइट जो है एक साइड से दूसरी साइड जा सके, है ना, उसको हम लोग ऑप्टिकली बोलते हैं एक्चुअली, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो, चेक करो क्या हो रहा है कि बाहर हमारा क्या एयर है, ये ग्लास का एक ग्लास है ना, और बाहर क्या रखा हुआ? पूरा एयर है, पूरा क्या एयर है। तो एयर को हम लोग अगर हम कंपेयर करते हैं एयर और ग्लास, तो बताओ किसमें ज्यादा डेंसर होगा? बताओ कौन ज्यादा डेंसर होगा? तो जाहिर सी बात है एयर का जो एयर है वो कम डेंसर होगा और जो वो ग्लास है वो ज्यादा डेंसर है। मैं डेंसर की बात कर रहा हूँ। डेंसर मतलब होता है जिसके पार्टिकल ज्यादा पास हो, तो यह एयर में दूर दूर होता है एज कंपेयर टू ग्लास, मतलब एज कंपेयर टू एयर और ग्लास, है ना। आप देखो जब लाइट रेस रेयर मीडियम से, इसको हम लोग एयर को क्या बोलेंगे इन दोनों मीडियम के कंपेयर में? तो एयर हमारा रेयर मीडियम है। रेयर क्या होता है? तो रेयर मीडियम वो होता है जिसमें पार्टिकल दूर दूर हो, और डेंसर क्या होता है? जिसमें पार्टिकल पास हो। तो ये कैसा है? डेंसर मीडियम है, ठीक। ये डेंसर मीडियम है जो ग्लास है, और जो एयर है वो रेयर मीडियम है। तो देखो जब कोई लाइट रेस कहां से? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, आप देखो तो वो क्या होता है? नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक्चुअली इस लाइट रेस को अगर ये मीडियम ना चेंज हुआ होता तो लाइट ऐसे सीधे निकल जाती, है ना। लाइट कैसे जाती? ये सीधे ऐसे निकल जाती अगर इसका मीडियम चेंज ना हुआ होता। लेकिन देखो मीडियम इसका चेंज हुआ, है ना, एयर से ग्लास में गई लाइट, तो देखो चेंज हो गई, किधर ये मुड़ गई? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो इस, है ना, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा बेटा, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखो कि जब कोई लाइट रेस रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है लाइट। जब कोई लाइट रेस रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। बार बार दोहराओ इस चीज को ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो जब लाइट रेस कहां से जा रही है? एयर से डेंसर में, तो देखो एक्चुअली इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था पर ये इधर की तरफ मुड़ गई है, ठीक है। तो ये केस याद होगा ना। चलो अगला देखो, यहां पर क्या बोला? देखो यहां पर क्या है? जब कोई लाइट रेस डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। अब ये लाइट रेस कहां से जा रही है? तो अब ये लाइट रेस जा रही है डेंसर से रेयर में, यानी ग्लास से जा रही है एयर में। तो देखो, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, ये नॉर्मल। अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये ऐसे सीधे जाती, पर देखो ऐसे ना अगर मीडियम चेंज ना होता मतलब ग्लास टू ग्लास ही जाती तो लाइट ऐसे ही सीधे चली जाती, ऐसे, पर ऐसे नहीं गई, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से और दूर हट गई ऐसे। तो यही होता है कि जब कोई लाइट रेस डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर टू रेयर जाती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। लिखो बेटा इस चीज को, फटाफट लिखो। तो देखो यहाँ पर a ray of light is going from an optically denser medium to a rarer medium, ठीक है, तो दूर हट जाती है। चलो यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन इन द केस ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर देखो जब कोई लाइट रेस पहले कहां से आ रही है? लाइट रेयर मीडियम से आ रही है, डेंसर में जा रही है, ये हो गया,
ठीक है, तो किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ गई। फिर से इसका मीडियम यहाँ पर चेंज हो रहा है, अब किधर से जा रही है, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे हट गई। अगर हम इन दोनों को पीछे से यहाँ से ट्रेस करते हैं तो ये दोनों कैसे हो जाती है, पैरेलल। तो यहाँ पर कैसे हो गई, लेटरल पैरेलल हो गई, कैसे हो गई, लेटरल पैरेलल हो गई, है ना। इसको हम लोग इमर्जेंट रे बोलेंगे, ठीक है। तो ये ग्लास स्लैब से ऐसा होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अमाउंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब कोई लाइट रेस एक मीडियम से चल करके किसी दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो कितना अमाउंट उसका एक्सटेंड हो जाता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अब हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, जैसा कि रिलेशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम लोग किसी चीज से रिलेट करके बोल रहे थे। जैसे अभी हमने देखा एयर टू ग्लास, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एयर का कितना है और ग्लास का कितना है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम लोग वैक्यूम से कंपेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम लोग दो डिफरेंट मीडियम को क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं, है ना। जो कि एयर और आपके पास जैसे ग्लास है, तो दोनों में डेंसर कौन है, ग्लास है और वाटर है, दोनों में डेंसर कौन है, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रहेगा, ठीक। और एब्सोल्यूट में जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किससे कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम से, ठीक है। तो दो टाइप का हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब यहां पर क्या कर रहा है, अगर कोई लाइट रेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन। अगर कोई लाइट रेस कहां से जा रही हो, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही हो, जैसे मान लो यहां है ना, ये हमारा इंसिडेंट रे है और इसके नीचे पानी है, वाटर है, ठीक, ऊपर एयर है, ये मीडियम 1 है हमारा, ये मीडियम 2 है ना। तो आप देखो ये नॉर्मल है, ठीक, ये नॉर्मल है। जब भी लाइट रेस रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम 2 का। इस रेस को किसने मोड़ा है, इसको किसने बेंड किया है, तो मीडियम 2 ने बेंड किया है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, मीडियम 2 का निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई कि नहीं। तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के कंपेयर में कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, ये हमारा कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे इसको लिखते हैं, तो जहां जा रही होती है उसको पहले लिखते हैं, जहां से जा रही होती है उसको बाद में लिखते हैं। कहां से लाइट आ रही है, 1 से आ रही है, कहां जा रही है, मीडियम 2 में जा रही है। तो कभी कभी बुक में ऐसे भी लिखा होता है 2 से 1, 1 से 2, है ना, ऐसे भी लिखा होता है 1 से 2, 1 से 2। लाइट कहां से आई, 1 से, कहां जा रही है, 2 में जा रही है, तो 1 एंड 2 ऐसे भी लिखा हो सकता है। या ऐसे भी लिखा होता है कहां से लाइट आ रही है, 1 से, कहां जाएगी, मीडियम 2 में जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन मीडियम 2, याद हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अगर हमने ऐसे लिखा है, इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट कहां से जा रही है, मीडियम 2 से, किस में जा रही है, 1 में, ठीक है। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से आ जाएगा। फॉर्मूला याद कर लीजिए बेटा, बहुत काम का है, बहुत काम का है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्या है, इफ द मीडियम 1 इज वैक्यूम, और यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है जब भी वैक्यूम की बात होती है, मैंने बताया आप लोगों से। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम सेम थिंग है यहां पर, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में लाइट हो, ठीक है, वो होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों में हो गया, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को अभी काम आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक, या फिर वैक्यूम, दोनों में सेम लाइट की स्पीड है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, दोनों में सेम स्पीड लाइट है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या है, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन काफी पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो लाइट कहां से आ रही है, एयर से, ये आपका कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, ठीक। लाइट जा कहां रही है, डेंसर मीडियम में,
लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक। तो ये हमारा जो हो जाता है, ठीक। आप तो ये लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन याद हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखो इंसिडेंट रे जो है और नॉर्मल और जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये सभी एक ही प्लेन पर है। तो ये फर्स्ट लॉ हो जाता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा यहाँ पर स्नेल का नियम भी ये कहलाता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन आई क्या होता है, देखो साइन क्या होता है, साइन आई, अरे साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर, अरे हाँ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये स्नेल का नियम कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेंस इज ट्रांसपेरेंट। लेंस होता क्या है, तो लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस और बाय वन स्फेरिकल एंड अदर सरफेस प्लेन मिरर, है ना। तो यहाँ पर ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। एक छोर से लाइट आकर के दूसरी साइड निकल जाती है, ठीक है। तो ये होता है। अब दो टाइप के हमारे पास लेंसेस भी होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है, याद कर रखिएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग दोनों लेंसेस को देख लेते हैं। ये जो हमारे पास लेंसेस बना है ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो जिसमें दोनों साइड कैसे है, रिफ्लेक्टेड है, बीच में कैसा थिक है और एंड पर कैसा थिन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसे बीच में कैसा होता है, थिन होता है और एंड्स पर कैसा होता है, थिक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये हमारे पास है कॉनकेव लेंस। इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, तो देखो दो स्फेरिकल पार्ट इधर है, ठीक। इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर हो गया C2, इसका सेंटर है C1। इन दोनों को जब हम लोग कट करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्या बनता है, कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर इसकी स्पेशल रेस ऑफ इमेज। अगर हम बात करें तो यहाँ पर रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो देखो जब भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये क्या हो जाती है, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है, इधर निकल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये फोकस से होकर के पास होती है, ठीक है। दोनों में ये दोनों ही पास याद रखेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की जब पैरेलल लाइट रे आती है। दूसरी यहाँ पर देखो जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, नो रिफ्रैक्शन, मतलब ये डाइवर्ज नहीं होती है, सीधे निकल जाती है, ठीक। ये दोनों ही रूल्स याद रखिएगा। वही सेम है कि जब फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है, दोनों ही केस में। आप जब देखो यहाँ पर पहला इमेज की हम लोग बात करते हैं, जब इमेज लाइट कहाँ से आ रही होती है, इन्फिनिटी से, तो ये कहाँ पर मीट कर रही है, सभी फोकस पर। यहीं पर इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। और किस पर बन रही है, F2 पर बन रही है, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड द 2F1 आ जाता है, 2F1, तो इसमें लाइट रेस देखो एक तो पैरेलल आ रही प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से होके पास होगी। दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है, ये दोनों ही जहां पर मीट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो कहां पे मीट कर रहे हैं, तो F2 और 2F2 के बीच में कर रही हैं। रियल है, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटी है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर आ चुका है, 2F1 पर। तो इसकी इमेज भी देखो कहां पर बन रही है, 2F2 पर बन रही है, सेम साइज की बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है। ये केसेस सारी याद रखिएगा, पूछा भी जाता है इसमें। अब ऑब्जेक्ट हमारा किधर आ गया, F1 और 2F1 के बीच में आ गया, तो इसकी इमेज हमारी पीछे और किस, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा आगे की तरफ आ रहा है, इमेज पीछे की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। तो अब इमेज हमारी कैसी होगी, लॉन्ग हो गई है, लार्जर हो गई है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ चुका है, F1 पर, तो इमेज हमारी यहाँ पर कैसी बन रही है, ये जाके इन्फिनिटी पर कहीं मीट करेगी और वहीं पर इमेज बनेगी, इसकी लार्जर होगी, ठीक है। आप देखो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे हमारा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में आ गया, तो इसकी इमेज वर्चुअल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक, ये वर्चुअल इमेज बन रही है। बात समझ में आई, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आगे, तो ये सारे केसेस हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गए,
ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पर, हाईली डिमिनिश्ड होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाता है, 2f1 पर आ जाता है, तो इमेज हमारी कहाँ बनती है, f2 और 2f2 के बीच में डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है। और जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, 2f1 पर आ जाता है, तो ये सेम साइज की बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, f1 और 2f1 के बीच में, तो इमेज कहाँ पर बनती है, 2f2 पर बनती है, लार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो ये सारा चार्ट आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखो कॉनकेव लेंसेज की अगर हम बात करें तो इसमें दो ही केसेस आते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इसकी इमेज कहाँ पर बनती है, अपीयर होती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक, और लेंस के साइड ही बनती है। ठीक है, और पॉइंट साइज होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में होता है, तो हमारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल होगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक, इरेक्ट होगी। चलो, अब इसके लिए भी ये चार्ट आ जाता है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद देखो अगर हम इसमें बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, तो देखो ऑब्जेक्ट हमारा उधर होता है, इसकी इमेज भी उसी साइड में बनती है, तो इसमें हमारी सारी चीजें कैसी होती है, नेगेटिव होती हैं। ठीक है, ऊपर की साइज लेंगे, हाइट लेंगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ लेंगे तो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। मिरर के फॉर्मूले से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है और मिरर में यहाँ पर प्लस होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, u हमेशा माइनस में ही रहता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो लेंस में। ठीक, अब कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा, हाँ, v जो है हमारा दोनों में पॉजिटिव रहता है। अच्छा, ठीक है। देखो v की अगर हम बात करें तो कॉनकेव में कैसा होता है, v हमारा कॉनकेव में होता है माइनस में, कॉन्वेक्स में होता है प्लस में। छोड़ो इसको हटाओ, ये जो है इसको हटाओ, मतलब मैं इसको बाद में बता दे रहा हूँ। जैसे जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, इसमें क्या होता है एक्चुअली, कॉन्वेक्स लेंस में u देखो सभी में माइनस ही रहेगा, u माइनस में होता है, कॉन्वेक्स में u माइनस में होता है, v प्लस में होता है। ठीक है, और f प्लस में होता है। ठीक, कॉन्वेक्स की हम बात कर रहे हैं। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव रहेगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगा। और यही अगर हम कॉनकेव में बात कर रहे हैं, कॉनकेव में बात करें तो यहाँ पर u भी माइनस में होता है, v भी माइनस में होता है। ठीक, f भी किस में होता है, माइनस में होता है। तो इसमें तीनों माइनस में होते हैं, इसमें ये इसको छोड़ करके सम प्लस में होता है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी करना है। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m बराबर v/u। ठीक, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा मैग्निफिकेशन। अब हम पावर की बात करें, पावर ऑफ लेंस। लेंस क्या है, पावर की लेंस क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा, लोग चश्मा पहनते हैं, पूछते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, मान लो जैसे ये हमारा लाइट है, ये लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, अब ये लेंस ने क्या किया, इस लाइट को इतना बेंड कर दिया, मतलब ये सीधे ऐसे जा रहा था, अगर लेंस ना होता तो ये सीधे ऐसे जाती, पर इस लेंस ने इस रे को इतना मोड़ दिया, मान लो ये 20 डिग्री है। ठीक, तो इसकी पावर कितनी है, 20 है। कितनी पावर है, 20 है, जो इस लेंस ने कितना मोड़ दिया है। मान लो दूसरा कोई लेंस है हमारे पास, ठीक, ऐसे, अब ये लाइट ऐसे जा रही थी, इतना मुड़ गई, है ना। अब अगर ये मान लो लेंस ना होता तो लाइट ऐसे सीधे जाती, इसने कितना मोड़ दिया, इसको 30, तो इसकी पावर, ये दूसरा लेंस है, तो किसकी पावर ज्यादा है, किसने ज्यादा मोड़ा है, इसने ज्यादा मोड़ा है, किसकी पावर ज्यादा इसकी है। तो मतलब जितना ज्यादा मुड़ी है उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी। भाई इसकी फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, इसकी फोकल लेंथ इतनी है, तो मतलब जिसकी पावर ज्यादा होती है उसकी फोकल लेंथ कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि पावर और फोकस लेंस के बीच में इनवर्सली 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है, उल्टा है। अगर पावर ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है P = 1/f। f को हम लोग किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। इसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो डायोप्टर हो गई। ठीक, समझ आया, ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, इसका सिंबल d है, ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडजेसेंट ऑफ 2 या 2 से ज्यादा अगर लेंस है तो उसको कंबाइन करके हम लोग p लिखते हैं, इंडिविजुअल। ठीक है, चलो, तो अब हमारे पास आ जाता है, कह रहा थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज कंबाइंड विद अ थिन कॉनकेव लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द न्यू पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस।
फ्रॉम, तो देखो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारा फोकल लेंथ है वो कैसी होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो पॉजिटिव होती है 40 सेंटीमीटर है, ठीक। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पर कितना दिया गया है, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ये माइनस का 25 सेंटीमीटर है। अच्छा इसकी हम पावर निकालें तो 1 अपॉन, ये हमेशा किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, 40 सेंटीमीटर है ना। अगर हम इसको मीटर में बदलते हैं, 100 से भाग लगाते हैं तो ये हो जाता है, 0 से 0 खत्म हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 10 नीचे 4, इसको अगर हम काटते हैं तो 5/2, यानी ये आ जाता है P प्लस 2.5 डायोप्टर, ये आ जाता है, ठीक। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो P क्योंकि ये सेंटीमीटर में हम इसे मीटर में बदल रहे हैं, है ना, तो देखो 1 अपॉन माइनस 25/100 है ना, मीटर में बदल गया तो 100 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 100/25, इसको काटा हमने 25 चौके 100, तो ये माइनस का 4 डायोप्टर आ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर अगर पूछा गया है तो P इसको हम 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, तो P1 प्लस P2, है ना। अब यहाँ P1 की वैल्यू है 2.5 और इसकी वैल्यू प्लस का 4, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5 डायोप्टर, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ओके। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना। तो देखो यहाँ पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक, वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। तो देखो n इक्वल टू C अपॉन V होता है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा उसने दिया है कि एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, तो n की जगह आप रखो 1.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता ही होती है इसकी कितनी है, तो 3 × 10⁸, और नीचे हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन मीडियम में हमें पता नहीं है, तो भैया v इधर आएगा, ये उधर पहुंच जाएगा, है ना, तो हाँ ठीक है, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो v इक्वल टू आ जाएगा 3 × 10⁸। अच्छा 1.5 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये इससे खत्म हो जाएगा, 2 ऊपर कूद जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना। तो मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। बताओ इतने सस्ते से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? Concave mirror as well as convex lens, है ना। Two plane mirrors placed at 90 degree each other, हाँ प्लेन अगर कैसा हो 90 डिग्री each other हो तो, ठीक है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो यहीं से आप लोग की जर्नी यहाँ तक कंप्लीट होती है, ठीक है। कैसा हमारा सेशन लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमने जितना कोशिश हो सकता था इसको कवर किया इसमें, ठीक है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कैसा आपको सेशन लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास ज्यादा बचा नहीं है। नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर और जनवरी, अब आपके पास रिवीजन करने का टाइम है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। कहीं पर भी टाइम का लॉस मत करिए, जो 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं अच्छे से इसको यूटिलाइज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के साथ में, जो कि आप लोगों को पूरा डिटेल में इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आप लोगों के अंदर डर है वो पूरा खत्म होगा, ठीक है।